अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, हमेशा की तरह आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं एक खौफनाक किस्म की कहानी। ये मेरी नींद कैसे खुल गई और वक्त क्या हुआ है? ओह, अभी तो 1 बजे हैं। शायद ऐसे ही आंख खुल गई। नहीं, किसी आहट की वजह से खुल गई है, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया, पर किसने? साकिब ने कहा था कि ये घर आसेब ज़दा है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा वहम है। शायद मैंने उन कमबख्तों की बातों को जहन में बिठा लिया है। अब मुझे दोबारा सोने की कोशिश करनी चाहिए और फिर सिर्फ इनसे पैसे भी तो लेने हैं। नदीम दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, नदीम ने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो इस पुराने महल में तन्हा रात गुजारेगा। ये महल काफी अरसे से बंद पड़ा था और इसीलिए लोगों का कहना था कि ये महल आसेब ज़दा है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ रही थी। हाँ, नदीम और उसके दोस्तों ने बातें ही ऐसी की इस महल के बारे में। नदीम के दोस्त तो इस महल को आसेब ज़दा ही समझते थे, लेकिन नदीम को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने न सिर्फ इस बात को मजाक में उड़ा दिया, बल्कि एक रात इस महल में गुजारने का फैसला भी कर लिया। नदीम के दोस्तों ने ये शर्त लगाई थी कि अगर नदीम हवेली में पूरी रात ना गुजार सका तो 10,000 दोस्तों को देगा और आपस में हम तकसीम कर लेंगे, और अगर पूरी रात वो अंदर रहा तो सुबह हम दोस्त जाहिद को 2-2 हजार करके 10,000 देंगे। ये तय पाया था जुमे की रात को कि उसने जुमे या हफ्ते की रात उस महल में गुजारनी है। तो सब दोस्त साथ मिलकर नदीम को उस महल में ले गए और खुले हॉल में कैमरा भी लगा दिया ताकि नदीम बेईमानी न कर सके। चूंकि महल बहुत बड़ा था, 9-10 कमरे नीचे और इसी हिसाब से ऊपर थे, लेकिन ये महल बहुत ही खूबसूरत था और महल के बिल्कुल दरमियान में एक खुला और बड़ा खूबसूरत सा हॉल था। नदीम ने खुले हॉल में ही रहने का फैसला किया। वहाँ एक पुराना सोफा सेट था जो कि काफी पुराना लग रहा था, तो नदीम ने सोफे को थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ दिया और उस पर ही सो गया। महल में लाइट का बंदोबस्त था नहीं, इसीलिए नदीम ने मोमबत्ती जलाई और सो गया। लेकिन रात के इस पहर जब घड़ी तकरीबन रात का 1 बजा रही थी, तब नदीम की आंख खुल गई। अभी नदीम को कुछ देर ही हुई थी सोए हुए, फिर वो उठ बैठा। इस बार नदीम को कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी के चलने की थीं, जैसे कोई चलता हुआ उसके करीब आ रहा हो। मोमबत्ती भी बुझ गई थी, इसीलिए नदीम ने अपना स्मार्टफोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन नदीम को कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। नदीम की पेशानी पर पसीना आने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि नजर तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन चलने की आवाज बाकायदा आ रही है। ये क्या मुअम्मा है? देखें जी, आप जो कोई भी हैं, सामने आए, नदीम ने घबराते हुए कहा। ये कहते ही नदीम सोफे से उठ गया। उसके सोफे से उठने की देर थी कि सोफा हवा में ऊपर उड़ गया और ये देखकर तुम्हारे हैरत के वो खौफजदा हो गया। उसे अपनी कुव्वते बिनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। सोफा फिर हवा में उछलता हुआ दीवार से टकरा गया और फर्श पर उल्टा गिर गया। नदीम तो खवन्नकों की तरह देखता रहा। फिर दीवार पर लगी हुई घड़ी भी एकदम से नीचे गिर गई। ये सब क्या हो रहा है? बंद करो ये सब, नदीम ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा तो एक तेज हवा का झोंका उसके करीब से गुजर गया। फिर इतनी धूल मिट्टी उड़ने लगी कि नदीम को मजबूरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ ही देर लगी इस तूफान को थमने में। फिर नदीम ने जल्दी से आंखें खोल ली और इस महल से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन ये क्या? ये तो मंजर ही तब्दील हो गया था। जहां तक उसे याद था वो महल में गया था, जो कि काफी पुरस्कार था। महल उसके घर से थोड़े फासले पर ही था और ऐसा मंजर तो उसके घर दूर दूर तक ना था। अब तो नदीम अपना सर पकड़कर बैठ गया। हमें तो गुमान था कि नदीम पूरी रात महल में नहीं गुजार सकता, लेकिन उसने तो शर्त पूरी कर दी। नदीम का दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहने लगा, अरे नहीं यार, थोड़ी देर में ही देखना तुम, नदीम इस महल से फौरन बाहर आएगा। कमाल ने अपने दोस्त मालिक से कहा,
तो मालिक भी खुश हो गया। कमाल, ये तो अच्छी बात है कि पुराना महल और इस बारे में जो अफवाहें उड़ती थी वो गलत साबित हुई हैं। हाँ, मालिक की बात पर हामिद ने भी सर को हाँ में हिलाया। तो उमर ने भी कहा, हाँ मालिक ये तो ठीक है, लेकिन नदीम अभी तक आया क्यों नहीं? चलो नदीम को फोन मिलाता हूँ कि बाहर आ भी जाओ। उमर ने ये कहते हुए नदीम को फोन मिलाया। लो, नवाब साहब फोन नहीं उठा रहे। उमर बोला, अच्छा ये करते हैं कि हम सब महल के अंदर चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो गहरी नींद में हो। जब सारे दोस्त अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था, नदीम भी नहीं। तो वो सब मुस्कुराने लगे कि शायद रात को डरकर भाग गया होगा, इसीलिए वो कैमरा उतार कर महल से बाहर ले आए। हैरत इस बात की थी कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, हर चीज वैसी की वैसी ही थी जैसे नदीम को वहाँ छोड़कर जाते हुए देखा था। है कोई? मुझे यहाँ से निकालो, कि ये सब क्या है? मैं तो पुराने महल में था और अब ये कुएं में कैसे आ गया? नदीम हैरान था और परेशान भी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है। उसे लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रहा है और फिर अभी जाग जाएगा, लेकिन ये ख्वाब तो टूट ही नहीं रहा था। वो काफी गहरा कुआं था। नदीम के हाथ में अभी भी स्मार्टफोन था। उसने फ्लैश लाइट ऑन की तो वो काफी गहरा कुआं निकला। इसके अंदर काई भी जमी हुई थी और कुएं में पानी नहीं था। यही वजह थी कि वो बच गया था। उसका गला चीख चीख कर खुश्क हो गया था। मदद के लिए पुकारते पुकारते वो थक गया था। उसे शदीद किस्म की प्यास लग रही थी। उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। नदीम का प्यास से बुरा हाल था। वो मोबाइल से अपने वालिदैन की तस्वीर देखने लगा और अपनी बहनें, दादा दादी की तस्वीरें देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी ना, लेकिन इस एक शर्त ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और तो और किसी को फोन तक न मिला सकता था कि किसी को मदद के लिए बुला ले, क्योंकि सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। कुछ देर के बाद नदीम को कुछ आवाजें आने लगी, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था कि ये आवाजें आखिर कहाँ से आ रही हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से वही आवाजें आने लगी, लेकिन अब पहले से कुछ वाज़ेह सुनाई दे रही थी। यकीनन ये आवाजें किसी के कर्राहने की थी। नदीम ने लाइट को कुएं के इर्द गिर्द घुमाकर देखा तो उसे वहां पर एक दरवाजा नजर आया। पहली नजर में उसने नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरी नजर में जरा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये एक दरवाजा है। उसे यकीन तो नहीं आया, पर वहां पर हाथ रखा तो लगा ये एक लोहे का दरवाजा है। नदीम ने हाथ से धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। वो दरवाजा काफी जंग आलूद था। इस दरवाजे पर कोई कुंडी या लॉक वगैरह नहीं था। तो उसने जोर से टांग मारी तो दरवाजा अपने आप खुलता चला गया। फिर नदीम ने लाइट घुमाई तो वहां एक गार था और उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, कोई है यहाँ पर? मगर कोई जवाब न मिला। वो झुककर अंदर चला गया। गार के अंदर काफी अंधेरा था। उसने सुन रखा था कि गारों में सांप और बिच्छू वगैरह कसरत से पाए जाते हैं। गार में इतनी जगह थी कि एक बंदा आराम से चल सके, लेकिन उसको अभी भी हैरानी थी कि कर्राहने की आवाज किसकी थी। वो भी कुछ कदम चला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से वापस मुड़कर देखा तो फिर मंजर तब्दील था। नदीम हैरान था कि वो चंद लम्हे पहले कार में था और अब ये खूबसूरत बाग, जहाँ हरे भरे बागात थे और रंग बिरंगे फूलों से सजा ये खूबसूरत बाग था, अब तो वो कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। नदीम, नदीम! ये आवाज नदीम की समाज से टकराई। कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा था। आवाजें ही करीब से आ रही थी, जो कि एक खूबसूरत नस्वानी आवाजें थी। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके खूबसूरत बाल थे। वो हैरान था कि इस लड़की को इसका नाम कैसे पता चला। मैं आपसे मुखातिब हूँ नदीम जी, उस लड़की ने कहा। तो नदीम ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। जी फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? उसने कहा तो वो लड़की मुंह बनाने लगी। बहुत मौदबाना तरीके से गुजारिश की जा रही है। देखें जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रही हैं, इसीलिए मतलब की बात करें। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले पुराना महल, फिर गहरा कुआं और उसमें दरवाजा और फिर गांव, और अब ये बाग। पता नहीं ये हो क्या रहा है। शर्त लगाकर मैं तो फंस ही चुका हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे मजीद परेशान मत कीजिए, नदीम ने गुस्से से कहा। तो लड़की हैरान हो गई। चलो मेरे साथ। तुम्हें बुखार हो रहा है, भाई से दवा ले लेना। चलो ना मेरे साथ।
ये कहते हुए वो लड़की नदीम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। नदीम का सर चकराने लगा, लेकिन बिना चूं चरा किए वो लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। बाग में एक बड़ा सा महल था। लड़की ने अभी तक नदीम का हाथ पकड़ा हुआ था। नदीम और वो लड़की जैसे कि महल के अंदर गए तो कतारों में लगे नौकर चाकर गर्दनें झुकाए खड़े थे। नदीम अभी भी अपने साबका लिबास में था। अंदर बड़े ड्राइंग रूम में एक बहुत ही बड़ी उम्र का एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। तकरीबन 100 से भी ज्यादा का लग रहा था। हाय ग्रैंडपा, मैं नदीम को बाग से लाई हूँ। इसे बुखार हो रहा है, अजीब व गरीब बातें कर रहा है, इसीलिए मैं इसे तारिक भाई के क्लिनिक ले जा रही हूँ। उस लड़की का ये कहना था कि उस बूढ़े ने नदीम को अजीब नजरों से देखा तो नदीम बूढ़े की नजरों का मफहूम समझ नहीं पाया। हाँ हाँ ठीक है, ले चलो क्लिनिक। ये कहते ही बूढ़ा हंसने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चलो नदीम, मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलूं। उस लड़की ने कहा तो नदीम हैरान था कि ये सब हो क्या रहा है। हालांकि वो इन लोगों से अनजान था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नदीम के कदम लड़की की तकलीद में उठने लगे। वो खुद ब खुद उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। ओह, क्या ये सच है? नदीम इस महल में मौजूद था? हम कई बार महल को अंदर बाहर से देख चुके हैं, लेकिन हैरत है नदीम इस महल में नहीं है। लेकिन आपका इल्म ये बता रहा है कि नदीम इस महल में ही है। उमर ने अपने सामने बैठे मीर अली शाह से कहा। मीर अली शाह उमर के मामू थे, जो कि नूरानी इल्म के माहिर थे और काफी नूरानी शक्ल के थे। जब मीर अली शाह ने कहा कि हाँ, नदीम अभी भी उस महल में ही मौजूद है, तो वो लोग सब चौंक गए, क्योंकि सब जानते थे कि नदीम हवेली में नहीं है। उन्होंने कोना कोना छान मारा। उमर बेटा, आपका हैरान होना ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो महल बहुत पुराना है और फिर अरसे दराज से बंद है। यही वजह है कि वहां पर आसेब का बसेरा है, जो कि आप लोग नहीं जानते। नदीम ने महल में रात गुजारने का फैसला बहुत गलत किया था, इसीलिए महल के आसेब गुस्से में आ गए हैं। लेकिन अभी भी नदीम ठीक है। वो आसेब नदीम को जहनी अजियत दे रहे हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नदीम इस तरह पागल भी हो सकता है, इसीलिए नदीम को ज्यादा देर महल में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही बताता चलूं कि नदीम को सिर्फ एक इंसान ही उस महल से लेने जा सकता है। फैसला कर लो कि तुम में से कौन जाएगा महल में, लेकिन याद रखना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कोई भी गलत कदम नदीम को और तुम में से जो कोई भी जाएगा महल में, उसकी मौत का बायस भी बन सकता है। होशियारी बहुत लाजिम है, इसीलिए फैसला कर लो कि तुम में से कौन जाएगा। मीर अली शाह जैसे ही खामोश हुए तो सब दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। तब हामिद बोला, बुजुर्ग, बेशक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम पांचों इकट्ठे जाकर अपने दोस्त नदीम को सही सलामत वापस ले आए? अगर ये नहीं हो सकता तो मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। हामिद की इस बात पर सब दोस्तों ने हामिद को देखा और फिर मीर अली शाह को देखा। चूंकि हामिद बहुत ज्यादा डरपोक था, इसीलिए कोई भी दोस्त हामिद के अकेले जाने के फैसले से मुतमईन नहीं था। मेरा बच्चा, अगर ऐसा हो सकता तो मैं जरूर तुम पांचों को जाने की इजाजत दे देता, लेकिन तुम्हारे जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वहां आसेब का सामना तुम कैसे करोगे? मैं ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकता। बाकी सब फैसला कर लो कि तुम में से कौन जाएगा। और हाँ, बाकी सब भी फारिग नहीं बैठोगे, बल्कि यहाँ बैठकर दुआ करोगे। दोस्तों, मेरी दुआ तो बहुत लेट कबूल होती है, क्यों ना मैं ही चला जाऊं? शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? यूनुस ने कहा तो सब दोस्त मुस्कुरा दिए। अच्छा जी, अगर बाकियों को एतराज ना हो तो मुझे तो ठीक लग रहा है। शाह साहब ने सबको देखा। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ तो यूनुस, तुम हो बड़े होशियार, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करना। सोच समझ कर आगे बढ़ना और मेरी बात को पल्ले बांध लो। मालिक ने यूनुस के कांधे पर हाथ मारते हुए कहा तो यूनुस ने हाँ में सर को हिला दिया। वैसे हम में से किसी एक को तो जाना था। चलो यूनुस, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। उमर ने भी यूनुस से हाथ मिलाते हुए कहा। अल्लाह का नाम लेकर जाओ यूनुस, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हामिद भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी बिल्कुल, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, इंशाअल्लाह नदीम को सही सलामत वापस लाएंगे। हामिद ने यूनुस को गले लगाते हुए कहा। फिर यूनुस ने सबसे हाथ मिलाया और मीर अली शाह की जरूरी बातें जहन में बिठाते हुए महल की तरफ गामजन हो गया। वेलकम टू इन महल यूनुस। हाँ तो यूनुस, फिलहाल वेलकम करने वाला कोई नहीं है,
خود ہی کرنا پڑے گا اپنا ویلکم۔ بیرونی گیٹ سے اندر آتے ہوئے یونس یوں ہی بڑبڑاتے ہوئے داخل ہو گیا۔ اگر کوئی حویلی میں ہے تو معاف کر دینا، ایسے بلا اجازت اندر آ رہا ہوں۔ یونس ایسے ہی بونگیاں مارتے ہوئے اندر جا رہا تھا۔ دراصل اسے محل کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ میر علی شاہ کی سرگوشی یونس کے آس پاس سے آنے لگی۔ یونس یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن میر علی شاہ اسے دکھائی نہیں دیا۔ یونس، میں تم سے روحانی طاقت کے ذریعے بات کر رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور دھیان سے اپنے کام پر توجہ دو۔ میر علی شاہ کی بات سن کر یونس خوش ہوا اور چپ کر کے چلنے لگا۔ اب وہ باقاعدہ محل کے اندر تھا۔ میر علی شاہ نے یونس کے ارد گرد غیبی حصار کھینچ دیا تھا، جس کی وجہ سے یونس کو کوئی دوسری مخلوق نہیں دیکھ سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یونس اب کھلے ہال میں کھڑا تھا جہاں وہ سب دوست ندیم کو چھوڑ گئے تھے۔ یونس کو بہت افسوس ہوا کہ کاش وہ یہ شرط ہی نہ لگاتے، پتہ نہیں ندیم کس حال میں ہوگا۔ یونس بیٹا، شاباش، دل چھوٹا مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم اپنے سامنے صوفے کو دیکھ سکتے ہو۔ یونس نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو، اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر یہ پڑھو جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، وہ تم دہراتے جاؤ۔ یہ عمل تم 3 بار پڑھو گے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، ایک صوفہ پڑا ہے، آپ بتائیں، میں دہراتا ہوں۔ میر علی شاہ نے جو کچھ پڑھا وہ یونس نے دہرایا۔ وہ 3-4 کمروں کا کلینک تھا اور اس کلینک میں اتنی خاموشی اور سناٹا تھا کہ ندیم اندرونی طور پر گھبرا گیا۔ وہ لڑکی بھی زاہد کے ساتھ ہی تھی لیکن زاہد نے اس سے ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ کلینک تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا۔ ندیم اور وہ لڑکی پیدل چل کر کلینک آئے تھے اور لڑکی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے۔ ندیم، آپ کو پتا ہے طارق بھائی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور تمہیں بھی تو طارق بھائی نے ہی زندہ کیا ہے، تبھی تو طارق بھائی کے کلینک میں اتنا سناٹا ہے، یعنی کہ مرے ہوئے انسانوں کا یہاں علاج ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو ندیم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک جیتے جاگتے انسان کو مرا ہوا کہہ رہی ہو؟ یعنی کہ میں مر گیا اور یہاں کے ڈاکٹروں نے علاج کر کے مجھے دوبارہ زندگی دی، یعنی کہ میرے اندر دوبارہ روح آ گئی اور پھر سے میں زندہ ہو گیا۔ کیا مذاق ہے یار، تم یہ نہیں جانتی کہ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ ندیم نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مطمئن کھڑی تھی۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی آیا جس کی عمر تقریباً 30-35 سال کی تھی اور اس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ہانیہ؟ اب ندیم کو کیوں لائی ہو؟ کیا ہو گیا اسے؟ بس تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ایسا ممکن ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سرے سے مرا ہی نہیں ہوں، اور اب میں کہوں شاید آپ سمجھائیں کہ کیا سچ ہے۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تب وہ آدمی بولا، شاید وہی ڈاکٹر طارق تھا۔ ندیم، تم سے ہانیہ صحیح کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ہانیہ اور تمہیں بہت چوٹیں آئی تھیں، جس میں ہانیہ تو بچ گئی لیکن تم مر گئے تھے۔ لیکن ہانیہ میری بہن یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ تم مر چکے ہو، تو میں نے تمہارا علاج کیا۔ تقریباً 1.5 سال لگے تھے تمہیں زندہ کرنے میں۔ اب میرے پاس ایسے کیسز بہت آتے ہیں اور بہت سارے کامیاب ہوتے ہیں۔ تم میرے بہنوئی ہو۔ ڈاکٹر طارق یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن زاہد کا سر پھٹنے لگ گیا تھا۔ ہانیہ خاموش کھڑی تھی۔ جھوٹ کہہ رہے ہو تم نہیں جانتے میں تمہیں اور نہ ہی تمہاری بہن کو، ہانیہ کو، یہ سب ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ہانیہ میری بیوی ہے، بلکہ میں تو اسے دیکھی پہلی بار رہا ہوں۔ میں نے صرف ایک شرط لگائی تھی، محل میں رات گزارنے کی، اس کے بعد تو سب برا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ سب لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ محل منحوس ہے، یہ واقعی منحوس اور آسیب زدہ ہے، اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ندیم تقریباً چلانے لگ گیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ تبھی ڈاکٹر طاہر آگے بڑھا اور ندیم کو پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ ندیم، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا اور ہنسی خوشی رہنے لگو گے۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں دوبارہ تمہارا آپریشن کروں گا۔ آصف بیٹا، دانش اور کاوش ادھر آؤ اور ندیم کو آپریشن تھیٹر لے چلو۔ چلو آؤ، شاباش، ڈاکٹر نے کہا اور ہانیہ خاموش کھڑی رہی۔ ندیم چلانے لگ گیا،
وہ تینوں لڑکے ندیم کو آپریشن تھیٹر میں لے جانے لگے۔ دیکھو ہانیہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، لیکن میں اس پرانے محل میں تھا جو کہ آصف زدہ محل ہے۔ میں زندہ انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ندیم نے ایک بار پھر سب کو دیکھا۔ سب چیخے۔ ہانیہ، ڈاکٹر طارق اور وہ تینوں مڑے اور باقی سب نرسز وغیرہ چیخنے چلانے لگے، اور ان تینوں لڑکوں نے بھی ندیم کو چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی ان کی شکلیں بگڑنے لگیں۔ ان کے چہروں سے جلد ہٹنے لگ گئی اور آنکھیں باہر کو آنے لگ گئیں، اور پھر اسی طرح وہ سب غائب ہو گئے، اور ندیم خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا، اور کلینک بھی بھیانک شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہاں صرف اور صرف کرسی کا راج تھا۔ پھر وہاں اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور پھر ندیم اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سر کے بل نیچے گر گیا، اور اس کے بعد ندیم کو کچھ ہوش نہ رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صرف 2 الفاظ سنے: منحوس محل۔ یونس نے میر علی شاہ کے کہنے پر عمل 3 بار دہرایا۔ اس دن صوفہ ہلکا ہلکا جھٹکا لینے لگا، مگر تیسری مرتبہ تو حد ہی ہو گئی۔ صوفہ پورا ہوا میں اچھلا اور پھر عمل مکمل ہو گیا، اور عمل مکمل ہوتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ یونس کو میر علی شاہ نے پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار کیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے یونس حیران تو ہوا لیکن نارمل رہا۔ اب اس صوفے پر سے دایاں ہاتھ ہٹا دو۔ میر علی شاہ نے یہ کہا تو یونس نے اپنا دایاں ہاتھ ہٹا دیا، تو ندیم صوفے پر ہی سویا ہوا تھا۔ یونس ندیم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ہاں، تو اب یقیناً تمہارا دوست صوفے پر دکھائی دے رہا ہوگا، میر علی شاہ نے کہا تو یونس نے کہا جی شاہ صاحب، ندیم صوفے پر سویا ہوا ہے، تو تم ایسا کرو کہ ندیم کو جگانے کی کوشش کرو۔ میر علی شاہ نے کہا تو یونس خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اٹھو اٹھو ندیم، میں تمہیں لینے آیا ہوں، جاگ جاؤ، تم تو شرط جیت چکے ہو۔ ندیم اٹھو، شاباش۔ یونس ندیم کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا، لیکن ندیم تو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کیا ہوا یونس، ندیم جاگ نہیں رہا کیا؟ اچھا، تم ایسا کرو کہ ندیم کے سر پر دایاں ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یونس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی میر علی شاہ نے کہا، ایسا کرنے سے ندیم اٹھ بیٹھا اور پھر یونس کے گلے لگ گیا، اور پھر یونس کے ساتھ ندیم اس محل سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر سب دوستوں نے مل کر حویلی کے دروازے پر ندیم کو اوپر اٹھا لیا اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ پھر ندیم میر علی شاہ سے ملا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میر علی شاہ نے ندیم کو ایک تعویذ دیا جسے ندیم نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ ندیم کے سر میں شدید درد ہوتا تھا، تو ندیم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ گہری چوٹ لگی تھی، لیکن 2 سال ہو گئے تھے اس بات کو، اور زخم کب کا بھر چکا تھا، لیکن درد اب بھی ہوتا تھا۔ ندیم کو اب یقین ہو گیا تھا کہ آسیبی جگہیں ہوتی ہیں، اور جو اتنے پرانے گھر یا محل یا حویلیاں ہوتی ہیں ان میں اکثر آسیب کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ ندیم کو اب کسی جگہ بھی کوئی آسیب یا سایہ وغیرہ کا علم ہوتا تو ندیم اس جگہ سے 200 قدم دور دوڑ جاتا تھا۔